मार्क्स इसके 100 हैं, ठीक है। फॉर्मूला शीट आपके पास गिवन है। हम पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ थोड़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपके पास द डायग्राम शोज अ पार्ट ऑफ अ पैटर्न विद रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4। रोटेशनल सिमेट्री है, उसका ऑर्डर 4 है। कह रहे हैं आपको कंप्लीट द डायग्राम। अब सवाल जो है वो 1 नंबर का, तो इसका मतलब हमें बहुत आसानी से सवाल को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 4 है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक शेप बन रही है ऐसे। तो ये बेसिकली ये शेप जो है ये मेरे पास बन रही है एक क्रॉस की शेप, ठीक है। ये देखिएगा, ये शेप ये कंप्लीट हो गई है, सही है। अब जब ये शेप यूं कंप्लीट हो गई, क्रॉस की शेप है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो डायग्राम बनेगी, जो हमारे पास ये जो पैटर्न थोड़ा जो रह गया है, वो पैटर्न हम इस जगह पे हम उसको क्या कर देंगे, कलर्ड कर देंगे, ठीक है। अब इसकी जो रोटेशन सिमेट्री है ये हो गई है ऑर्डर 4 की। इसको हमने पूरा शेड कर देना है, सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इसी का, राइट 18,012 इन फिगर। अब बेसिकली बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, इसी वजह से उन्होंने सवाल दिया यहाँ पे 18,000 का मतलब है 18,000, ठीक है। अब है 12 का मतलब बच्चा यूं लिख देगा, तो ये 18,012 जो कि गलत है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, 18,012, सही है। ताकि ये 1812 का मतलब तो 1812 हो जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर आ गया। राइट डाउन अ प्राइम नंबर बिटवीन 20 एंड 30। 20 एंड 30 के बीच में कौन से प्राइम नंबर आते हैं, एक 23 आता है और एक 29 आता है। आप कोई भी एक लिख देंगे, आपको मार्क मिल जाएगा। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 1 ओवर 9। ये बहुत ही आसान, बहुत ज़्यादा आसान सवाल दिए हुए हैं आपको। 1 ओवर 9 का रेसिप्रोकल होता है 9। ओके, मूविंग ऑन विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है, राइट द रेशो 175 मिलीलीटर रेशो 2.5 लीटर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखें क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है आपके पास कि 175 मिलीलीटर जो है ये क्या है, मिलीलीटर में है, ठीक है। ये मिलीलीटर में और ये लीटर्स में है। तो बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। लीटर से मिलीलीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 लीटर जो है उसमें 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, ठीक है। तो 2.5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, 2500 आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा रेशो और ये हो जाएगा 175, ठीक है। इसको कैंसिल कर देते हैं। कैसे कैंसिल करेंगे, 5 से इसको डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 25 और ये 5 5 ज़ा 25, तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। ये दोबारा 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 7 ज़ा 35 और 5 100 ज़ा, तो 7:100 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे इसका आंसर, ठीक है। उसका पार्ट बी कह रहा है, डैन एरेका एंड फातिक शेयर $5 इन द रेशियो 4:5:3, ठीक है। फाइंड द अमाउंट दैट एरेका रिसीव। अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। रेशियो के अंदर जब भी आपके पास ऐसा सवाल आता है तो आप जितने भी रेशोज हैं इनको ऐड कर लें। 4 + 5 9 + 3 12। आपने जो टोटल है वैल्यू वो आपने यहाँ लिख दी। एरेका जो है वो इसका रेशो, एरेका का रेशो क्या है, 5 है, तो आपने 5 को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, सही है। आप अपना कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। कैलकुलेटर में 5 मल्टीप्लाई बाय 540, क्योंकि ये कैलकुलेटर बेस्ड पेपर है, डिवाइड बाय 12, ठीक है। आंसर क्या आएगा मेरे पास, 225 आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पे मैंने अपने आंसर में यहाँ पे लिख दिया 225, तो एग्जामिनर मुझे 2 मार्क्स अवार्ड कर देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड द वैल्यू वाई। आपने एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब देखें ये आपके पास बन रहा है सी शेप बन रही है, ठीक है। सी शेप का मतलब ये है 128 में मैं एक्स ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 180, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू निकाल लें, 180 में से 128 निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 52 आ जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, ये 128 है तो इसका मतलब है ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 128 हो जाएगा, सही है। अगर ये 128 है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको यानी कि ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। और एक्स की वैल्यू क्या 52 है, सही है। ये 52 हो गया। अब ये 52 है तो ये क्या होगा, ये भी यहाँ पे भी अगेन स्ट्रेट लाइन है। अगेन 180 में से जब आप 152 निकालेंगे तो आपके पास यही बचेगा 128। इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 128 आ जाएगा। ये बहुत ईजी बेसिक सवाल था। आपने सिर्फ और सिर्फ पोजीशन और मूवमेंट करनी है एंगल की, तो आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, कन्वर्ट 6.1 मीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल 6.1, 1 मीटर में क्या होता है हमारे पास, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, और 1 मीटर स्क्वायर में 10। ये तो हो गया 1 मीटर से 1 सेंटीमीटर में, और मीटर स्क्वायर से करेंगे
2 ज़ीरोज़ और लगा दें, ठीक है? तो क्या आंसर आ जाएगा? 61,000 आ जाएगा। सही है? तो आपने अपना आंसर जो है वो यहाँ पे लिखना है 61,000, ठीक है? इसकी वर्किंग अगर आप नहीं कर रहे कोई बात नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में 1 नंबर है तो आपको वहाँ लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, इन अ सर्वे स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू चूज़ देयर फेवरेट टाइप ऑफ मूवी, रोमांस, थ्रिलर, साइंस फिक्शन और या अदर। ठीक है, आपको पता है कि टोटल जो होता है प्रोबेबिलिटी का, वो हमेशा उसका सम जो होता है वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसका सम नहीं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 1 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको? 0.1 प्लस 0.35 प्लस 0.3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 में से माइनस कर देता हूँ 0.35 0.65, तो ये हो जाएगा 0.75 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा कह रहे 500 स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन द सर्वे, 500 स्टूडेंट्स ने इस सर्वे में टेक पार्ट किया और कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 0.35, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दें 0.35 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, क्या आएगा? 0.35 को मल्टीप्लाई कर दें आप 0.35, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 500 से, अब आंसर आ जाएगा 175, तो आपका इसका आंसर क्या आ गया? 175। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रिस वांट्स टू एक्सचेंज 350 डॉलर्स फॉर यूरोज। अच्छा, उसने 350 डॉलर्स को यूरोज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, द बैंक ओनली गिव्स यूरोज इन मल्टीपल्स ऑफ 5, इसमें वो बैंक देता है। ठीक है, एक्सचेंज रेट में $1 जो है 0.92 यूरोज के इक्वल है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूरोज ही रिसीव एंड इज एक्सचेंज फ्रॉम 350, इसलिए वो सवाल 3 नंबर का दिया हुआ है, वरना नॉर्मली आपके पास ये सवाल 1 नंबर का आता है जिसमें एक्सचेंज रेट निकालना होता है। तो नंबर ऑफ यूरोज उसको कितने मिलेंगे? देखिए, हमारे पास क्या है? 350 है। ठीक है, हमने क्या किया? 350 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.92 से, ताकि हमारे पास यूरोज आ जाएं 0.92 से। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या गया? 322 आ गया। सही है, अब उसके पास क्योंकि उसको जो यूरोज बैंक ने दिए वो मल्टीपल ऑफ 5 थे, इसलिए उसको 322 तो बैंक ने दिया नहीं, उसको बैंक ने दिया 320। ठीक है, थ्री बेसिक यहाँ पे मैं पहला स्टेप लिखता हूँ, 350 मल्टीप्लाई बाय 0.92 जो होता है वो होता है 322। ठीक है, 322 मेरे पास यूरोज आए थे। ठीक है, और बैंक ने उसको 320 का दिया, तो इसके पास 2 यूरोज बच गए। 2 यूरोज बच गए, तो इसको आपने क्या करना है? यूरोज को डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। पहला तो आंसर मैं यहाँ लिख दूंगा 320। ठीक है, दूसरा आंसर निकालने के लिए मुझे 2 को डिवाइड करना पड़ेगा। 2 इसलिए आया क्योंकि 2 मेरे पास बच गए थे। 2 यूरोज को यूरोज से जब मैं उसमें जाऊंगा डॉलर्स में, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, डॉलर से जब मैं यूरोज में आया था तो मल्टीप्लाई किया था, और डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या देगा? 2.17। सही है, तो अब मेरे पास आप यहाँ पे आंसर लिख देते हैं कि तो डॉलर्स में रेट जो मुझे मिल गए पैसे, वो मिल गए 2.17। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर। देखें, रेगुलर हिंट बहुत आसानी से दी हुई है, रेगुलर ऑक्टागन का उसने कहा आपको। ठीक है, तो रेगुलर ऑक्टागन के लिए आप क्या करेंगे? आपने सिंपल लिखा है यहाँ पे n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन n, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। n की जगह पे आप 8 डाल दें तो हो जाएगा 8-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 8। ठीक है, और कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें। कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर क्या आएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 8 से इसको डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा? 135। तो मेरा इंटीरियर एंगल आ जाएगा 135। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। 9 का पार्ट है लिखा हुआ है, शेड द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि ये जो सेंटर वाला है, सेंटर वाला ये, कि इसके अलावा ये सब शेड कर दें, ये सब शेड होगा, ये पूरा शेड होगा, ये वाला भी हिस्सा शेड हो जाएगा, ये पूरा हिस्सा शेड हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ बीच वाला हिस्सा रह जाएगा, ये साइड वाला सब शेड होगा, ये सब शेड हो जाएगा, बाहर वाला भी। सही है, इसको आपने प्रॉपर जो है वो शेडिंग करनी है इसकी, इसको पूरा आपने शेड कर देना है। ठीक है, बस इस हिस्से को जिसपे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, इसको शेड नहीं करना, और ना ही इसके ऊपर आपने कुछ करना है। ठीक है, ओके, पार्ट बी लिखा हुआ है, इन अ क्लास ऑफ 22 स्टूडेंट्स 12 प्ले द पियानो, 9 प्ले द गिटार एंड 6 डू नॉट प्ले द पियानो और द गिटार। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ लिखा मैंने पियानो पी से और गिटार जी से। ठीक है, 6 जो है वो दोनों नहीं खेलते थे, वो तो साइड पर आ गए। टोटल कितने थे? 22 थे। 22 में से 6 निकाल लिए तो मेरे पास आ गया 16। ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शन क्या है? मेरे पास 9 गिटार करते हैं
और सॉरी 12 मेरे पास पियानो करते हैं, 9 गिटार करते हैं, और यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है। अब ये सेंटर पार्ट है, ये 12 है, ये वाला हिस्सा, और 9 इस पे आ सकता है, ठीक है। अब देखिए मुझे चाहिए यहाँ पर वैल्यू 16 की, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे इन तीनों को ऐड करूँ तो 16 आना चाहिए, ठीक है। और ये वैल्यू, ये भी 12 भी सेटिस्फाई होना चाहिए, 9 भी होना चाहिए। तो पहली ऑप्शन मेरे पास क्या हो सकती है, अगर मैं 12 की जगह पे क्या लेता हूँ, 10 लेता हूँ। अगर ये 10 लेता हूँ तो ये क्या आएगा मेरे पास, अच्छा 10 लेता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, सही है। क्यों, क्योंकि ये 10 लूंगा तो ऑब्वियसली 2 यहाँ बच जाएंगे, क्योंकि 12 को भी सेटिस्फाई करना है मुझे, तो ये 7 आएगा। 7 क्यों आएगा, क्योंकि 7 + 2 जो है वो 9 है। 2 बेसिकली मैं यहाँ कह रहा हूँ, 2 यहाँ है, 7 यहाँ है, और 10 यहाँ है, ठीक है। लेकिन जब इसको ऐड करूंगा तो 10 + 2 12, 12 + 7 जो होगा वो मेरे पास 19 आ जाएगा, तो ये गलत हो गया, ठीक है। इस तरीके से मैं इसकी वैल्यू को एक कम कर रहा हूँ, ये 9 हो जाएगा, ये एक बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 6। 6 + 3 9, 9 + 9 18, ये भी नहीं सेटिस्फाई करा। 8 को करके देखते हैं। 8 इसको दरम्यान वाले को बढ़ा दें, बाकी साइड्स वालों को कम कर दें। 5 और 4 9, 9 और 8 17, ये भी नहीं बन रहा। 7, ठीक है, 5 और 4, 7 और 5 12, 12 + 4 16, इसका मतलब है मेरा आंसर है 7 यहाँ पर आएगा, 5 यहाँ पर आएगा, और 4 यहाँ पर आएगा, सही है। ये जब आप टोटल वैल्यू 16 हो जाएगी तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 वेरी बेसिक सिंपल सवाल है। इस सवाल के अंदर आपको एक हिंट ट्रिक याद रखनी हुई है कि सबसे पहले आप नंबर्स को सॉल्व करें। यहाँ पे नंबर एक ही था, 7 था, तो उसको आपने 7 ही रखा। अब वेरिएबल्स में देखेंगे, ये ऊपर x² है, नीचे x³ है, जहाँ पे पावर बड़ी है ना वहाँ पे ले जाएं इसको, छोटी पावर को वहीं ले जाएं, -2 कर दें, ठीक है। और ऊपर बड़ी पावर है तो ऊपर 5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7y³ डिवाइडेड बाय x, यही आंसर है मेरा, क्योंकि सही है। अच्छा, Zaya invest $540 for sorry $4,500 in a saving account. The account pays simple interest. Simple interest है 3.2% per year. Calculate the value of the investment. Value of investment निकालनी है, इंटरेस्ट ही नहीं, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, आपको टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालनी, यानी कि जो भी इंटरेस्ट आएगा उसमें ये 4500 आप ऐड करेंगे, ठीक है। अब आप कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेटर आपके पास है। 3 नंबर में आपने डाटा सारा फॉर्मूला बस सही लिखना है, आपने फॉर्मूले में गलती नहीं करनी। 4500 मल्टीप्लाई बाय 3.2, और इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और इसको डिवाइड कर दें 100 से, आपके पास क्या आएगा, 720 आएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा जो भी आंसर आएगा आप इसको यहाँ पे लिखेंगे, और 4500 ये हो जाएगा 5220, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। 4500 में 720 ऐड करें कैलकुलेटर यूज़ करके। फिर अगला सवाल है, आयशा ने इतने इन्वेस्ट किए, कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसका अकाउंट उसको पे करा 2.1% पर ईयर 3 साल तक, ठीक है। तो आयशा के इन्वेस्टमेंट का मतलब है, एफ का मतलब होता है फाइनल वैल्यू जो मेरे पास आ रही है, P/I1 + R/100, इसकी पावर है n, ये फॉर्मूला होता है। P का है, P की वैल्यू है 2750, 1 + R कितना है 2.1 डिवाइड बाई 100, और पावर के 3। अच्छा, इसमें लिखा टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालें, इसका मतलब ये है कि जो भी वैल्यू आएगी मेरे पास, टोटल वैल्यू आएगी वो, ठीक है। 2750 से उसको माइनस करना है मैंने, क्योंकि जो टोटल वैल्यू आएगी वो बड़ी होगी, सही है। अच्छा, फॉर्मूले को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली 2.1 डिवाइडेड बाय, आपने 100 कर दिया, आंसर आ गया, फिर +1 कर दिया, आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद आपने, इसकी पावर है 3, ठीक है। तो 1.021 की पावर 3 है, पावर 3 आपने यूज़ कर ली, आपके पास आ गया ये आंसर। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें किससे, 2750 से मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 2926.91, ठीक है। 2926.91 यहाँ लिख लें, 2926.91, ठीक है। ये जो आंसर है इसको 2750 से माइनस कर दें, -2750, आंसर क्या आ जाएगा 176.91, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आपने अपना फाइनल आंसर यहाँ पे मेंशन कर देना है, 176.91, सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चले गए क्वेश्चन नंबर 12 पे। सवाल ध्यान से देखना है आपने, थोड़ा सा इस सवाल के अंदर आपको घुमा रहा है,
नॉर्मली हमारे पास फैक्टर्स फर्स्ट टू टर्म्स के खुद ही नजर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें 7h(x) है, यहाँ Fy है, तो यहाँ पे भी नहीं कॉमन आ सकता, 6 से भी कॉमन नहीं आ सकता। इसका मतलब है कहीं और देखेंगे और इन दोनों में कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो 7h(x) माइनस वाई लिख रहा हूँ, 7h(x) माइनस 21Fx, पहले इसको ऐसे लिखा, ठीक है, लेकिन पहले Hx लिखा फिर Fx लिखा, तो यहाँ भी पहले H लिख लेते हैं, -2Hy प्लस 6Fy। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या आएगा, 7x कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बच गया, h माइनस 3f बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ और ये कॉमन ले सकता हूँ 2 और y। ठीक है, ये हो जाएगा h माइनस 3y। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2y को जब x से इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा, और इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा। ठीक है, फाइनल आंसर में बस क्या गया, h माइनस 3y, क्योंकि ब्रैकेट सेम है, और यहाँ आ जाएगा 7x माइनस 2y। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, बैग कंटेन्स 9 रेड काउंटर्स एंड 3 ग्रीन काउंटर्स। ठीक है, 9 रेड हैं और 3 ग्रीन काउंटर्स हैं। ली टेक्स 2 काउंटर्स फ्रॉम द बैग एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, ट्री डायग्राम कंप्लीट करें। ये 9/12 है ना, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो होती है 1 होती है। ठीक है, तो ये 9 है और ये 12 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/12। ठीक है, 9 में क्या ऐड करूंगा, 12 बनेगा 3, तो ये वाली वैल्यू 3 होगी। अभी 8/11 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3/11 होगा। क्यों, क्योंकि 8 में क्या ऐड करूंगा, 11 बनेगा 3, तो वो यहाँ पर आएगा। अब क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे तो दोनों नहीं दिए हुए। अब देखें, ये 3/12 है, सही है। अब मैं उसमें से ग्रीन निकालूंगा, तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/11 हो जाएगी। सही है, ग्रीन निकालने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मेरे पास, वो क्या हो जाएगी, 2/11 हो जाएगी। सही है, और यहाँ पे निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये 3 है। अब देखें, रेड यहाँ पे निकाल रहा हूँ, क्योंकि रेड फर्स्ट टाइम निकाल रहा हूँ, तो रेड ये है 9 है, और टोटल से तो 11 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि रेड मैंने पहली बारी में नहीं निकाला है ना, रेड में दूसरी बारी में निकाल रहा हूँ। ग्रीन 2 इसलिए हो गया क्योंकि ग्रीन तो ऑलरेडी एक दफ़ा यहाँ निकाल लिया, यहाँ पे दोबारा निकाल लिया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना विदाउट रिप्लेसमेंट, हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास ट्री डायग्राम बन जाएगी। वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ काउंटर्स आर रेड। दोनों काउंटर्स रेड कहाँ पर हैं, दोनों काउंटर्स रेड हमारे पास सबसे ऊपर है, यहाँ पे एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। दोनों प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर लें आपस में, 9/12 मल्टीप्लाई बाय 8/11 है, तो ये सिंप्लीफाई कर लें, 4 2 ज़र 8, 4 3 ज़र 12, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, तो ये हो जाएगा 6/11। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 6/11। सही, अच्छा, अब आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है, पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए पी बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पी। ठीक है, ये टेंजेंट टू द सर्कल एट पी है। सही है, ये है टेंजेंट टू द सर्कल एट पी। ये वाला एंगल जो पी पे बन रहा है फ्रॉम द टेंजेंट, ये 37 है। तो ये जब 37 बन रहा है मेरे पास, क्योंकि पी जो है वो सेम पॉइंट के ऊपर है, हमारे पास जो एक और लाइन आ रही है यहाँ से, ये जो क्यू से आ रही है, तो इसका एंगल भी क्या होगा, इसका एंगल भी सेम होगा। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब है पी क्यू एस की वैल्यू हो गई 37 होगी। अब ये 37 है, ये 85 है, तो ये वाला एंगल कितना हुआ। ठीक है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 85 में 37 ऐड करके 8 + 3 11, 122 हो जाएगा ये, और इसको मैं 180 से अगर माइनस करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 58 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 58 डिग्री। तो मेरे पास एंगल पी क्यू एस की वैल्यू क्या आ गई, ये पी क्यू एस हमने पहले निकाल लिया था, वो आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 37। ठीक है, पी क्यू एस तो पहले निकाली, और क्यू आर एस है, क्यू आर एस मेरे पास क्यू आर एस, यानी कि मुझे ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, ये एंगल चाहिए एक्स। ठीक है, अब देखें, ये 37 + 58, अब मुझे पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये जो एंगल आर है और एंगल पी है, इसका सम 180 के इक्वल है, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स हैं उस क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, मैं सिंपली 180 में से अगर 58 निकालूंगा, तो मैंने ऊपर भी अभी ये वर्किंग की है,
बस आंसर यही रहेगा, 122 रहेगा। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 15। पैटर्न दिया हुआ है दी क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास लिखा हुआ है दीज आर द फर्स्ट 4 पैटर्न्स इन अ सीक्वेंस फ्रॉम ब्लैक बीड्स एंड फ्रॉम वाइट बीड्स। आपने क्या करना है, कंप्लीट द टेबल फॉर पैटर्न 5। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पैटर्न क्या दिया है, 5 से 7 जा रहा है, 7 से 9 जा रहा है, 9 से 11 जा रहा है, तो 11 से कहाँ जाएगा, 13 चला जाएगा। ईजी था ये 6 से 10 चला गया, फिर 10 से 15 हो गया, 5 ऐड कर दिया, ये 4 ऐड किया था, ये 5 ऐड कर दिया, फिर इसमें 6 ऐड कर रहे हैं और इसमें 7 ऐड कर देते हैं, 28 आ जाएगा। ये तो ईजी क्वेश्चन था, एग्जामिनर को आपको 1 मार्क दे देगा। अब फिर बोल रहा है द नंबर ऑफ वाइट बीड्स इन पैटर्न एन। पैटर्न एन के अंदर वाइट बीड्स कितनी निकालना है, वो पैटर्न हमारे पास गिवन है। आप देख सकते हैं ये वाला पैटर्न इसमें कितने का ऐड हो रहा है, ये 2 2 करके ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक लीनियर ही है क्वेश्चन। हम फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला यूज करें, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए वन क्या हमारे पास 5 है, ये एन है, और डिफरेंस कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2n-2। ठीक है, तो क्या बन गया मेरे पास, 2n। ये 5 में से 2 निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 बच गया। ठीक है, तो ये मेरे पास बी का पार्ट 1 हो गया। ठीक है, अब बी का जो पार्ट 2 है ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, वो इसलिए क्योंकि इसमें पैटर्न एन निकालने हैं आपने, और एन का जो पैटर्न है ना, इसमें वैल्यूज है ना वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, अब पैटर्न एन में वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट है जो कि आप देख सकते हैं। उसको सिंप्लीफाई करने का कैसे कैसे करेंगे, ये सिंप्लीफाई लीनियर तरीके से नहीं होगा। ठीक है, इसका पैटर्न मैं यहाँ दोबारा मेंशन कर रहा हूँ। ये आपके पास है 6, 10, 15, 21 और 28। ठीक है, अब इसका जो डिफरेंस आ रहा था वो आ रहा था 4, 5, 6 और 7। अब इनकी जो दूसरा डिफरेंस है ना, वो दूसरा डिफरेंस सेम है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस होता है, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस वो होता है जिसमें पहला सीक्वेंस का डिफरेंस सेम नहीं होता, दूसरे का सेम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबका डिफरेंस सेम है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि जो भी आपका डिफरेंस होता है जो कि 1 है, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने हमेशा 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास एन स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, ये एन स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी। अब सवाल आएगा तो बाकी क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो उसमें एन भी आएगा और कांस्टेंट भी आएगा, वो कैसे निकालेंगे। आपके पास जो ये नंबर लिखा हुआ था 6, 10, इसको आपने दोबारा यहाँ पे लिख लिया, 6, 10, 15, 21 और 28 लिखा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे स्क्वायर्स लिखने हैं, कैसे लिखेंगे, 1 है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर आ गया मेरे पास। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का 4 हो गया, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25 हो गया। ठीक है, अब क्योंकि आपकी जो टर्म है ये थी हाफ एन स्क्वायर थी। ठीक है, 1/2 एन स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये हाफ से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2। 9 को करेंगे 2 से डिवाइड तो ये हो जाएगा 9/2। 16 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 8 हो जाएगा। 25 को 2 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा, अल्लाह भला करे, 12.5 हो जाएगा। ठीक है, सही है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको सही से सिंप्लीफाई करना है। सही से इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। अच्छा, अब आपने बेसिकली ये जो फर्स्ट है ना, ये जो 6 है, इसको इससे आपने क्या करना है, जो 1/2 है इससे माइनस करना है सबसे। 6 को -1/2 से माइनस करेंगे, 6 माइनस हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 5.5 आएगा। ठीक है, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 15 में से 9/2 क्या होता है, 4.5 होता है। 15 में से 4.5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह 21 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब इसका सीक्वेंस चेक करें, इसका डिफरेंस सेम है, यस, इस सब का डिफरेंस सेम है जो कि है 2.5 है। ठीक है, तो अब आप वही टर्म निकालें, ए एन का फॉर्मूला लगाएं, क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है A1 प्लस n-1, और डी आपके पास यहाँ पे 2.5 है। ठीक है, अब ये फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5.5 क्या होता है, 11/2 होता है, प्लस n-1 हो जाएगा। 2.5 क्या होता है, 5/2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 11/2 प्लस 5/2 n-5/2, और इसमें मैं ये भी ऐड कर लेता हूँ, हाफ एन स्क्वायर भी ऐड कर लेता हूँ क्योंकि वही मेरे इसका पार्ट है। ठीक है, अब ये आ जाएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/2 n स्क्वायर प्लस 5/2 n। अब ये लिखा हुआ 11/2 माइनस 5/2। 11 में से 5 निकाल दें क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 11 में से 5 निकाला, 6/2 क्या होता है, +3। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा ट्रिक पार्ट था इसलिए।
दो नंबर का है, लेकिन इसके अंदर वैल्यूज आपने काफी निकाली है। ठीक है, पार्ट सी क्या है? पार्ट सी कह रहे बिल हैज ओनली 88 बीट्स बट लॉट्स ऑफ ब्लैक बीट्स। पैटर्न पी जो है वो लार्जेस्ट पॉसिबल पैटर्न है, ही कैन मेक यूजिंग दीज बीट्स। वैल्यू होगी इसकी। अब जो इसका nth टर्म थी वो 2n+3 थी। ठीक है, और कह रहे हैं उसके पास टोटल 88 है। ठीक है, तो n को p कर दो, क्योंकि p आपने निकालना है, तो उसको p को निकाल लेते हैं। तो p क्या आएगा, 3 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 85, और p की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 42.5 करेंगे, राउंड ऑफ कर दें इसको, आपके पास आंसर आएगा p की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो कि ये बीट बना सकता है वो क्या होती है, 42 हो सकती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है पॉपुलेशन ऑफ कीनिया की ये है, एरिया उसका गिवन है। पॉपुलेशन डेंसिटी कह रहा है इसकी टर्म्स में निकालनी है आपने। पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकालेंगे? ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए उसने आपके सबसे आसान काम ये कर दिया कि उसने बता दी कि नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर निकालने के लिए आपने सिंपल काम करना है, वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, और उसमें 5.71 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 7, इसको आप सिंपल डिवाइड कर दें 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 से। आपके पास जो आंसर आएगा, जो कि आएगा आपके पास 95.17, ये आपका आंसर है। सिंपल डिवीजन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का पार्ट ए है। इसमें क्या लिखना है, f(-8) निकालना है पहले आपने। f(-8) का मतलब क्या है, x की जगह पे -8 डाल दें। कैसे डालेंगे, यहाँ पे -8 डाल दें, तो आपके पास डिवाइड बाई 3 कर दें, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, आपके पास आंसर आ जाएगा, ताकि आपका डायरेक्ट आंसर 10+8 18 होता है। 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 6 का। ठीक है, अगले सवाल में आपके पास लिखा हुआ है जी ऑफ एक्स गिवन है। आपको कहा गया कि आपने जी इनवर्स ऑफ एक्स निकालनी है। ठीक है, जी इनवर्स ऑफ एक्स निकालने का तरीका कार क्या होता है कि जी ऑफ एक्स को आप वाई ले लें, वाई की वैल्यू ये आ जाएगी 4x+3। इसमें सिंपल आपने एक काम करना है कि एक्स को सब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, एक्स को मैं सब्जेक्ट बना रहा हूँ, प्लस जी को इस साइड पे लेकर आ गया था, अब मैं 4 को इस तरफ लेकर आ रहा हूँ, तो मेरे पास ये आ जाएगा और ये एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब रिप्लेस करना है। रिप्लेस क्या नहीं, एक्स क्या होता है बेसिकली, एक्स जो होता है वो एफ इनवर्स ऑफ वाई होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा y-3/4। एफ की जगह पे हमारे पास जी आएगा इस वक्त, क्योंकि हम जी ऑफ एक्स निकाल रहे थे। अब मेरे पास मैंने क्या करना है, इसमें रिप्लेस कर दें y को x से। जब मैं y को x से रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, y-3/4 से x-3/4 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, वो लिखा हुआ है 300 स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन अ कंपटीशन, कैलकुलेट एन एस्टीमेट ऑफ द मीन स्क्वायर। एस्टीमेट निकालना है मीन स्क्वायर का, 4 नंबर का सवाल दिया हुआ है, आपने बहुत ध्यान से सवाल को देखना है। एस्टीमेट मीन का निकालने के लिए सबसे पहले इसके मिड पॉइंट्स निकाल लें। 0 और 30 का मिड पॉइंट क्या है, 15 है। 30 और 40 का 35 है। 40 और 60 का 50 है। 60 और 70 का 65 है। 70 और 100 का आएगा, बीच की वैल्यू आ जाएगी 85। इसको मैंने एक्स का नाम दे दिया। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है वो 300 है, वो आपने ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखी हुई है। तो हमारे पास मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है एक्स बार का, वो होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ तो हमें पता है कि वो डिनोमिनेटर में है, हमारे पास 300 है। ठीक है, वो तो हम लिख लेंगे। ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखें, न्यूमरेटर में हम एक एक करके लिखेंगे। उसको लिखने का तरीका ये है कि जो मिड पॉइंट है इसको हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे और सबकी वैल्यूज़ को हम ऐड करते रहेंगे। 35 मल्टीप्लाई बाई 70 करेंगे, उसके बाद हम 50 को 88 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद हम 65 को 76 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और लास्ट में हम 85 को 42 से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकालेंगे। जो इसको सिंप्लीफाई करके जब हम इसका फाइनल आंसर निकालेंगे, तो जो फाइनल आंसर होगा वो मेरे पास निकल कर आएगा, वो आएगा 52.4। ठीक है, तो 52.4 के आगे एस्टिमेट मीन स्क्वायर आ गया मेरे पास। ये पूरा का पूरा आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर पर डाल के, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, और अपने अपना आंसर जो है वो यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, अच्छा, ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है का पार्ट बी है ना, इस पार्ट बी के अंदर हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम कंप्लीट करना है, और डाटा हमारे पास टेबल में गिवन है। अब हमारे पास जो एक हिस्टोग्राम है, ये 30 से लेके 40 तक की वैल्यू लगी हुई है, और इसकी वो है क्या कहते हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है ये निकाली हुई है 7। ठीक है, अब हमें बाकियों की वैल्यूज़ निकालनी है। बाकियों की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, बाकियों का टेबल पहले देख लेते हैं, टेबल के अंदर वैल्यूज़ क्या हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है वो निकलती कैसे है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकलती ऐसे है कि यहाँ हमारे पास टोटल वैल्यू गिवन है, ये है 30 से लेके 40 तक। ठीक है, 30 से लेके 40 तक का मतलब ये है कि इसका क्लास विड्थ जो है वो है 10। तो फ्रीक्वेंसी को इसी क्लास विड्थ से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी है 24, ठीक है। इसको इसकी क्लास विड्थ से डिवाइड करेंगे, इसकी क्लास विड्थ है 30, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 6 4 24, 6 5 30, तो ये आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 0.8, यानी कि आपके पास 0 से लेके 30 तक आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 40 से लेकर 80 तक क्या आएगा आपके पास, ये आपके पास है 88, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई क्लास विड्थ कितनी है, 20 है, ठीक है। तो ये आप करेंगे 4 का टेबल पढ़ लें, 4 2 ज़ार, 4 2 ज़ार और 4 5 ज़ार, 5 4 ज़ार 20, पॉइंट आया 24, ये तो आ जाएगा आपके पास 4.4 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास है 60 से लेके 70 तक, तो ये कितना है, 76 डिवाइड बाई 10 कर दें, क्योंकि इसकी क्लास विड्थ जो है वो 10 है, 7.6 आ जाएगा। और दूसरा क्या दिया, 42 डिवाइड बाई 30 करेंगे, क्योंकि उसकी क्लास विड्थ जो है वो इससे दी हुई है। 6 7 ज़ार, 6 5 ज़ार 30। उसके बाद 5, ये कैंसिल करेंगे तो 5 1 ज़ार 5, डेसिमल आएगा, 2 बचेगा, 2 नहीं जा सकता, 5 4 ज़ार 20, तो 1.4 आ जाएगा, ठीक है। आपके पास ये इंटरवल्स की विड्थ आ जाएंगी, ठीक है। आपको इंटरवल्स पता होने चाहिए, पहले 0 से 30 है, 40 से 80 है, 40 से 60 है, ये 80 नहीं था, ये 60 था, ठीक है। ये 40 से 60 था, आंसर सही है, 4.4 ही है। ये वाला 60 से 70 है, और लास्ट वाला 70 से 100 है, ठीक है। अब टेबल बनाते हैं, लास्ट वाला भी लिख लेते हैं, बार बार ऊपर कर रहे हैं, 70 से 100 आ गया, ठीक है। 0 से 30 पे 0.8 है, 0.8 कहाँ पर आएगा, 0.2 0.4, 0.6 और 0.8 ये आ जाएगा। तो इस पे आपने, ये आपकी लाइन बन गई, हिस्टोग्राम बन गया, सही है। उसके बाद है 40 से 60, ये 4.4 है, ये 4.2 है, ये 4.4 है, ये आ गया पॉइंट। और ये आपने जाना है 60 तक जाना है, ठीक है। और बाकी इसको नीचे आपने ड्रॉ कर लेना है, ऐसे पूरा नीचे तक ले एक्सटेंड कर लेंगे, सही है। अच्छा, उसके बाद है 60 से 70 है, 7.6 है। 60 से लेके 70 तक अगर हम बात करते हैं, 70 हमारे पास बनता है 1 2 3 4 5, ये है, ठीक है। ये है आपके पास, और ये 7.6, ये है 7, ठीक है। और ये 7.2 7.4 7.6 ये है, ठीक है। ये पॉइंट आ गया आपके पास। अच्छा, और ये वाला पॉइंट है मेरे पास 2 4 6 8 10, ये है, बिल्कुल सही बॉक्स पे लगा हुआ है। इसको पूरा नीचे तक लेकर आएंगे, सही है। प्लीज़ यूज़ स्केल, स्केल यूज़ करना है आपने, ताकि आपका आंसर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ आनी चाहिए, ठीक है। हिस्टोग्राम को शेड कर दें, बहुत अच्छी बात है। टाइम है आपके पास तो शेड कर दें, नहीं है टाइम तो आपने लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट लेकर आनी है, ठीक है। लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए नीचे तक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है 70 से लेके 100 तक, इसकी है 1.4, 1 मेरे पास आ गया, ये 1.2। यहाँ से अगर मैं देखूँ 1 कहाँ पर है, ये है 1, ये 1.2, ये है 1.4, 1.4 मेरे पास आ रहा है यहाँ पे, ये, ठीक है। तो यहाँ से लेकर ये 2 है, 1.8 1.6, ये ऊपर वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ से आपकी ये लाइन ऐसे हो जाएगी, और ये आपने लाइन बिल्कुल स्ट्रेट खींच लेनी है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट खींचेगा, ताकि आपका आंसर बिल्कुल सही हो, और ये आंसर भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहाँ पे 19A में दिया हुआ है आपके पास, कंप्लीट द टेबल ऑफ दिस, ठीक है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, -3 पे वैल्यू पुट करें, ठीक है। कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, आप -3 पे वैल्यूज़ निकालते जाएंगे, जल्दी जल्दी निकाल लें। -3 का क्यूब है, कैलकुलेटर पुट करें, -5 -3 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। कैलकुलेटर पर डायरेक्ट डाल लेना, -27 +15 +4, तो -27 +19 हो जाएगा। और कैलकुलेटर से आपने डायरेक्ट निकाल लिया, -8 आ गया, ठीक है। -8 आ जाएगा आपका आंसर, सही है। ताकि देखें, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे ताकि आपकी गलती ना हो, सही। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ
आपने यहाँ पे क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे किसका, x³ माइनस 5x प्लस 4 का आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, इसके लिए आपको पॉइंट्स की प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। -3 पे वैल्यू क्या है, -8 है। -8 आपके पास ये कितने का बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7, एक का बॉक्स है। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, -2 पे वैल्यू ऊपर की तरफ 6 है, तो 1 2 3 4, ये होगा 5 और ये हो जाएगा 6 हो गया। ठीक है, -1 पे वैल्यू 8 है, ये आ जाएगा मेरे पास 8। 0 पे 4 है, 1 2 3 4, ये आ जाएगा, सही है। 1 पे 0 हो जाएगा मेरे पास। 2 पे वैल्यू 2 है, फिर ऊपर जा रहा है ग्राफ, ये आ जाएगा 2 पे 2 आ जाएगा। और 3 पे 16 है, 3 पे वैल्यू 16 है, तो 20 ये हो गया, और बिल्कुल टॉप पे 19 18 17, और ये हो जाएगा मेरे पास 16। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो आपका ग्राफ है वो कैसे बन रहा है। आपका ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये जा रहा है, और ये आपके पास ग्राफ आपका यहाँ पे रुक रहा है। ठीक है, ये आपका ग्राफ बन गया इसका -3 से लेके 3 तक का। ठीक है, आपने फ्री हैंड ड्राइंग करनी है। फिर कह रहे हैं बाय ड्राइंग अ सूटेबल स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्रिड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सवाल को गौर से पढ़ें। आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है, वो आपके पास दी हुई है x³ माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, ये सेम नहीं है। आप लोगों ने ये नहीं कि सिंपल ये वाली लाइन लगा दी, y इक्वल टू 0 वाली लाइन लगा दी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों डिफरेंट इक्वेशन है इसके, ये -3 है, ये +4 है। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन जिसका ग्राफ बना हुआ है, इसको अगर मैं इस इक्वेशन से मोल्ड करना चाहूँ, अगर मैं इसको -3 करूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मुझे +7 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे अपनी इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, +7 करना पड़ेगा। सही है, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ इस वाले की, तो उसको +7 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा मेरे पास y हो जाएगा। सही है, तो इसको मैं +7, अच्छा ये मैं इक्वेशन को अब यूज़ करता हूँ, ये y वाली इक्वेशन को यूज़ करूँ, ये इसको +4 रहने देते हैं। ठीक है, अब मुझे ये चाहिए -3 चाहिए, तो उसके लिए इसको -7 करता हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, y-7 हो जाएगा। सही है, इसको मैं पूरे को लिख सकता हूँ y-7, तो y-7 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, y-7 जो है मेरे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। सही है, y-7 जब मेरे पास इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 7। y की वैल्यू 7 कहाँ पर आ रही है, ये 9 है, ये 8 है, ये 7 है, ये है। ठीक है, इसको आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। क्या ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ करनी है। एक आपके पास यूँ आ जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, और आपने बस इतना, आपको बेसिकली पॉइंट्स चाहिए ना, आपको तो पॉइंट से मतलब है। आपके पास एक ये पॉइंट आ रहा है, अब ये जो पॉइंट है इसकी जो वैल्यू आ रही है आपके पास, ये वैल्यू तकरीबन आ रही है -1.8 आ रही है। ठीक है, एक मेरे पास आंसर आ गया, -1.8 आ गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा कट आपके पास कुछ यहाँ पे पड़ रहा है। ठीक है, ये क्या होगा, 987, अप्रॉक्सीमेटली 0.7 पड़ रही है माइनस की। ठीक है, और तीसरा क्या पड़ रहा है, 2.1234। ठीक है, तो ये पड़ा आपके पास 2.4 पड़ रहा है। सही है, मेरे पास 3 आंसर्स आ जाएंगे। लाइन जो कट की है मैंने, -1.8, ठीक है, ये हो जाएगा -1.8, -0.7, और 2.4 आ जाएगा। सही है, ये बस आ जाएंगे 3 आंसर्स इसके। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में मुझे प्रूफ करना है कि सी डी की वैल्यू है x-1।
अब इसको मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ? देखिए, ये जो लाइन है ये पूरे 2x माइनस थ्री है, सही है, और ये कितना x माइनस टू है, तो ऑब्वियसली 2x माइनस थ्री में से अगर मैं x माइनस टू को निकाल दूंगा तो मेरे पास ये सी डी आ जाएगा। अब 2x में से x निकालूंगा तो क्या बचेगा x, ये माइनस थ्री है, यानी कि ये x हो गया और ये प्लस टू हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस जो होगा ये प्लस बन गया, ठीक है। माइनस थ्री प्लस टू क्या होता है, माइनस वन होता है, और ये मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अगला पार्ट इसका फॉर्म एन इक्वेशन, कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी छोटा सा एरिया है, ये देखें ये x है, अगर ये वाली लाइन x है और ये पूरा x प्लस थ्री है तो ए डी क्या हो जाएगा, ए डी सिंपल थ्री हो जाएगा, और इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ली x माइनस वन है, इसका मतलब है थ्री इंटू एक्स माइनस वन जो का ए बी सी डी का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड, वो कह रहे हैं इज इक्वल टू वन ओवर फाइव टाइम्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच डी, तो इसका एरिया का रेक्टेंगल एक्स प्लस थ्री हो जाएगा और टू एक्स माइनस थ्री हो जाएगा, सही है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और कह रहे हैं कि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर ये आना चाहिए जो ऊपर लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर ये वाला। सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, ये आएगा थ्री एक्स माइनस थ्री आएगा इज इक्वल टू वन ओवर फाइव को ऐसे ही रहने दें, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, ये इसको करूँगा इससे तो प्लस सिक्स एक्स, और ये थ्री जब इससे होगा थ्री से तो माइनस नाइन, ये फाइव को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा फिफ्टीन एक्स माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस, ये सिंप्लीफाई कर लें, प्लस थ्री एक्स माइनस नाइन, इनको भी इधर ले आते हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस नाइन माइनस फिफ्टीन एक्स माइनस पंद्रह इज इक्वल टू ज़ीरो, ये माइनस पंद्रह नहीं प्लस पंद्रह होगा क्योंकि माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, जाएगा टू एक्स स्क्वायर, ये पंद्रह है और ये है तीन तो ये क्या हो जाएगा माइनस बारह एक्स, ये माइनस नौ है और ये पंद्रह है, पंद्रह में से नौ निकाले आगेगा छः, ठीक है। टू कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये टू उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब है मेरे पास आंसर यही आ गया जो मुझे चाहिए था, ठीक है। टू को उधर जाके डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास सवाल क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं आपने इसका आंसर निकालना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं यहाँ पे और इसका हम आंसर निकालते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास होता है माइनस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस बी का मतलब है ये बी है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू माइनस सिक्स है और सी की वैल्यू थ्री है, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस माइनस सिक्स प्लस माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, सिक्स का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस फोर, ए की वैल्यू क्या है वन है, सी की वैल्यू क्या मेरे पास थ्री है, ठीक है, डिवाइड बाय टू, ए क्या है वन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अब डायरेक्ट कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, आपके पास कैलकुलेटर गिवन है तो ये हो जाएगा 36 माइनस ट्वेल्व अपॉन टू, कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा थ्री, पहले प्लस करके कर लेंगे फिर माइनस करके कर लेंगे, प्लस करके करेंगे तो थ्री प्लस अंडर रूट सिक्स आएगा और एक आएगा थ्री माइनस अंडर रूट सिक्स, ये दो आंसर जो आएंगे आपने वो उसको आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, एक दफ़ा प्लस करके एक दफ़ा माइनस करके तो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने निकालना है कैलकुलेट द शेडेड एरिया, शेडेड एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, देखें एक साइड हमारी थी टू एक्स माइनस थ्री और एक साइड मेरे पास थ्री एक्स प्लस थ्री, ये बड़े वाले रेक्टेंगल की थी, ठीक है। इसमें से छोटे वाले रेक्टेंगल की एरिया निकालना, दैट इज थ्री एंड एक्स माइनस वन। Now we have to multiply 2x minus 3 with x plus 3. How we are going to multiply 2x with x? It will be 2x square. 2x with 3 it will be plus 6x. 3x 3 with x that will be minus 3x, and minus 3 with plus 3 that will make it as minus 9. And when you multiply minus 3 with x it will be minus 3x, and minus is plus, 3 into 1 is 3. So we can say here that is it is 2x square, 6x, and this is minus 3x and minus 3x. Minus 3 and minus 3 as minus 6, and plus 6 we have cancelled that out. Minus 9 and plus 3 to make it as minus 6. Alright. So we have the two values previously, that was x is equals to 3 minus under root 6, and that was x is equals to 3 plus under root 6. Alright. So you need to insert these two values in order to get the final area.
By the way, 3 minus under root 6 is 0.55, and 3 plus under root 6, when you basically add them, it will make it as the answer, that is 5.45. All right. So for the first value, that is 2 into 0.55 square minus 6. So when you take that 0.55 square and then minus 6 subtract कर रहे हैं, so the result will be minus 5.395, and that is not acceptable. Why it is not acceptable? Because the area is negative. Area can't be negative. The other value is just 5.45 square, and it is plus 6. Which you have to put this value in this equation, and basically in this expression, and you have to get the answer. And okay, so what we are supposed to do is 2.2 multiplied by 5.45 whole square, and then you have to subtract it with minus 6. Oh, here you have to write minus 6. All right. So the correct answer will be 53.405. So you can write 53.405 here. All right. This is the area of the shaded region. Okay. For the next question, question number 21, it says the diagram shows a solid formed by joining a cone to a hemisphere. All right. Diameter of the cone is given to you, and the diameter of the hemisphere is given to you. The total height of the solid is also given to you. Calculate the volume of the solid. A volume of the solid, volume of solid formula will be hemisphere volume, that is 2 over 3 pi r cube. It is basically the volume of sphere divided by 2, that is 2 over 3 pi r cube. And then you have to add what? Add the volume of cone, that is 1 over 3 pi r square h. When you add these two values, you will get the volume of the solid. First, you have to figure it out what is the radius here. The radius, the diameter of the cone, the diameter of the hemisphere is 14. So the radius will be 7. All right. Plus 1 over 3. Pi is 3.14. You can use these values. The radius of this is also same, that is 7 square, and the height is h. Okay, now the question mark here is the height. All right. The height of the cone, that you have to figure it out. How you're going to figure it out? The height of the cone will be this, like this. This is basically a straight vertical line. This will be the straight vertical line. So you have to do what? You have to subtract 24 from 7. 24 from 7 to get the height. This is basically the height from here till here. All right. So basically we know that from here till here the distance is 24, and from here till here this is also the radius, that is 7. So what we do is 24 minus 7, so we get that as 17. So we can write here 17, and then you use a formula 2 over 3 multiply by pi multiply by 7 cube, and you will get the, and then you will add the result of this as well. So you get the final answer as 1590. All right. You have to write the final answer here, 1590. Already the units are written. If the units are not written, you have to write the units as well. All right. Moving on to the next part, that is show that the total surface area of the solid is given to you, that is 712 centimeters square. Correct to the nearest integer, it clearly says in the question. Okay. So the total surface area, that is basically we write in the shortest form. So we have hemisphere, that is 2 pi r square, and the other one is the surface area of cone is pi r l. 2 multiplied by pi multiplied by 7 square, plus we have pi and we have r. Again, r is the radius, and l. Here there is a question that we have to figure it out what is the value of l. L is basically the tilted one, the tilted height. This one, the tilted one. And you have to use Pythagoras theorem here to figure it out what is the value of L here. All right. So the value of L in this case will be, that will be 17
plus 7 square, and when you basically use 17 square, that is basically 289, plus 7 square, that is 49, and then you take the under root of that, that is 18.38. So 18.38 will be the value of L. This is basically 17 square plus 7 square. I was saying 289 plus 49, and then you have to write under root 338, and that we get 18.38. All right, you have to put all the values here. 2 multiplied by 3.14 multiplied by 49. Simplify this one, and then you have to add pi when 7 multiplied by 18.38 like this in the calculator. 2 multiplied by 3.14 multiplied by 49. First we have 307.72 here. 307.72 plus. Okay, then we have pi and 7 and 18.38. Okay, only pi multiplied by 7 multiplied by 18.38, and whatever the result is, add 307.72, and you get the final answer as 711.91. So 711.91, the question says that you have to round off to the nearest integer, and this is basically your answer as well, that is stated in the question. All right. Okay, part C says that a smaller solid is mathematically similar to this solid. The total surface area of the smaller solid is 242. The total surface area of the smaller solid is 242, and the area of this one is 712. All right. Calculate the total height of this one. The total height of the smaller surface is x square, and for this it is as 24, and you have to again take the square as well. So for x square, you have to do was 242 multiplied by 24 multiplied by 24 divided by 712. Whatever the answer is, you have to take the square root. 242 multiplied by 24 multiplied by 24 divided by 712. 195.77, that is approximately equal to the square root of, that is 13.99 is 14. So we have to write the answer as 14 centimeters. All right. Okay, for question number 22, we have a triangle. The diagram shows a triangular field ABC. Fencing is needed. For the perimeter of the field, fencing is solid in rows of length 20 meters. This is a very important part. Calculate the number of rows of fencing needed. We have to find out the number of rows here. So these two things needs to be taken care of while solving this question. All right. So we have to first find out what is this side value is by using the cosine law, that is c square is equals to a square plus b square minus 2bc cos of 112 degree. So while solving this one, so we will figure it out that how we are going to solve this one. All right. Okay, let's do it together. 150 square, that is 22500. I am writing it here, 22500. Only then 187 square, I'm writing again here, that is 34969, and then solving 2 into 150 is 300 basically. 2 multiplied by 150 multiplied by 187, 56,112, and then we have to take the cosine of that, 56,110, and then cos of 112 degree. So first figure it out, what is the value of cosine. We have cos, okay, we will be taking cos of 11
2, and then we will take the cosine of that. That is minus 0.37. You have to multiply that with 56,100. Okay, so the resultant is minus, and then minus and minus is plus. All right, why minus and minus is plus? Because in this formula, minus 21,015, this is basically minus here, na? So the answer will be plus. Okay, minus 21,000, it is 21015, and then you have to take plus 22,500 plus 34969, and you have 78484, and then you have to take the square root of that, and the result is 280. So the value of C comes out to be 280. All right, so what you have to do is you have to figure it out what is the perimeter. The perimeter will be 150 plus 187 plus 280, because perimeter is sum of all the sides. So we have to add here the values. 150 plus 187 plus 280. So the result is 617. So the perimeter will be in meters, that is 617 meters. All right. But here we have said in the question that fencing is sold in rolls of 20 meters. All right. So calculate the number of rolls. So number of rolls will be, once fencing is 20 meter. So 617 when we divide by 20, so it will tell us how many rolls are required. So this needs to be divided by 20, and so the answer comes out to be 30.85. Obviously we won't be using 30 rolls or a decimal roll, we will be using 31 rolls. Okay, so 31 is the correct answer for this particular question. Next question, next part is calculate the shortest distance from B to AC. B to AC, we have to figure it out. How we are going to solve this question, let's see. B to AC. All right, B to AC is basically we have to figure it out the shortest length. So we will be using okay, so this is basically B to AC. This is basically the distance, and this is again a right angle triangle here and right angle triangle here as well. So we'll be using both the right angle triangles and compare those triangles to figure it out what will be the value. Okay, so how we are going to figure it out the values? Okay, calculate, पार्ट बी में लिखा हुआ है कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए सी. अब बी टू ए सी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हम कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छा जी, ये आपके पास तकरीबन स्ट्रेट लाइन बनती है ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन बन गई. ठीक है, जब ये स्ट्रेट लाइन बनेगी तो आपके पास ये 90 का एंगल बन जाएगा. सही है, तो बेसिकली आपको ये निकालना है, ये एक्स जो है. ठीक है, ये आपको फिगर इट आउट करना है कि ये क्या है, ये एक्स है. अब उसकी आसानी के लिए बेसिकली अगर आप ये वाला एंगल निकाल लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा. यानी अगर मैं ये ट्राइंगल बनाता हूँ लाइक दिस एंड मेकिंग अ ट्राइंगल लाइक दिस, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 90 डिग्री. ये वाला अगर एंगल मुझे पता चल जाए, ये एक्स है, ये है 150. सही है, अगर मैं ये पूरा फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, ये देखें, ये मुझे पता है ये वाली वैल्यू 280 है. सही है, साइन लॉ लगा लेते हैं, साइन लॉ से निकल जाएगा. कैसे निकालेंगे साइन लॉ? ये लगा सकते हैं ना, साइन ए. ठीक है, ए की ऑपोजिट साइड क्या लिखी हुई है, ये है 187 है ना. साइन ए अपॉन 187 इज इक्वल्स टू साइन 112 ले लेते हैं, और इसकी ऑपोजिट साइड भी हमें पता है वो है 280. ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें. साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, साइन ऑफ 112 मल्टीप्लाई बाई 187 डिवाइड बाई 280. ठीक है, कैलकुलेटर यूज़ कर लें तो आपके पास आ जाएगा, साइन ए की वैल्यू आ जाएगी. कैलकुलेटर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास आंसर ज़रूर आएगा, बिल्कुल आएगा. कैसे आएगा? 112 पे अगर मैं साइन लेता हूँ, 112 पे मैंने साइन ले लिया, मेरे पास एक आंसर आ गया. इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 187 से, और मैंने डिवाइड कर दिया 280 से, मेरे पास आ गया 0.6192. ठीक है, अब मैंने इसका क्या करना है,
अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली इसका इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो अब अपने कैलकुलेटर यूज़ करें और इसमें इसका इन्वर्स निकाल लें। 0 लिखें कैलकुलेटर में, शिफ्ट साइन प्रेस करें और 0.62 प्रेस करें, तो आपके पास ये वाली जो ये वैल्यू तो आ गई 0.619 आ गई ना, तो आपके पास ए की वैल्यू निकलेगी, साइन इन्वर्स करेंगे 0.619 पे, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। और जो आंसर आएगा वो आएगा, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मेरे पास एंगल ए जो है वो मेरे पास आ गया 38.3 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, वो जो वर्किंग मैंने ऊपर की वो सारी आपने यहाँ पे शो करनी है। अच्छा, अब जो एंगल आ गया मेरे पास, तो वो जो ट्राइंगल था वो कुछ इस तरह से जो बना हुआ था, जिसमें ये 90 डिग्री है, ये एक्स हो गया, ये 150 हो गया, ये पता चल गया मुझे कि 38.3 ये है। ठीक है, अब 38.3 ये मुझे पता चल गया, तो इसका मतलब है कि ये मैं यहाँ पे 10 लगा सकता हूँ। 10 ऑफ 38.3 क्या होगा मेरे पास? ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, इस केस में परपेंडिकुलर मेरे पास एक्स है और बेस है 150, तो सिंपली 150 को मैं 10 38.3 से जब मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आपने अपने कैलकुलेटर लिया है, उसमें आपने, मेरे पास इसका जो आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 118.3 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर कैसे निकलेगा? ये आपने अपने कैलकुलेटर यूज़ करना है। 38.3, इसका आपने 10 ले लेना है। ठीक है, कैलकुलेटर पे ऑप्शन होता है, आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास वो आंसर दे देगा। ठीक है, इसको आप 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 118.4 आएगा। ओके, 46 आएगा तो आप 46 ले लें तो 118.5 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ज़ारा साइकिल्स अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर्स। 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करिए, करेक्ट टू द नियरेस्ट 5 मीटर्स। ठीक है, और कह रहे हैं दिस टेक्स 24.7 सेकंड्स, करेक्ट टू द नियरेस्ट 0.1 सेकंड्स, कैलकुलेट द लोअर बाउंड ऑफ एवरेज स्पीड। ठीक है, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस की छोटी वैल्यू लेंगे, क्योंकि लोअर बाउंड निकालना है ना, तो डिस्टेंस न्यूमरेटर में है, तो डिस्टेंस की छोटी वैल्यू कैसे निकलेगी? 500 प्लस माइनस 2.5। अब ये आपके पास सवाल, ये बच्चे यही पूछते हैं कि ये 2.5 कैसा है? भाई ये जो भी वैल्यू होती है ना, इसको आप 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये थ्रेशोल्ड आ जाता है आपके पास, तो प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। 500 में से 2.5 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 497.5। इसको डिवाइड करें 24.7 का, इसका क्या करना है? 0.1 लेना है। 0.1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.05 आएगा। इसका मतलब है इसका हमने अपर बाउंड लेना है, तो 24.75 हो जाएगा ये। इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 497.5 को आपने 497.5 को आप डिवाइड करें 24.75 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20.10। ठीक है, 20.10 आ जाएगा, सही। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस्ड एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे? एलसीएम ले लें नीचे, 2x+1। ठीक है, जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं ना तो एलसीएम तो ले लेते हैं, लेकिन इसको आप मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, तरीकेकार बेसिकली ये होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आपस में, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 4x-3 से, और बीच में किस चीज़ का साइन था? माइनस का साइन था। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x+1 से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 20x-15 -4x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x आएगा, और -2 को इससे करूँगा तो -2 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2x+1 एंड 4x-3, तो न्यूमरेटर मेरे पास आ जाएगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या आ जाएगा? 16x, -15 -2 क्या हो जाएगा? -17, डिवाइडेड बाय 2x। आपको लग रहा है इतना मुश्किल आंसर आ रहा है कि ये कैसे सॉल्व हो गया, ये कैसे आंसर आ रहा है? तो बेसिकली यही आपका आंसर है, जो कि आप इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ये मेरा फाइनल आंसर है 16x-17 डिवाइड बाय 2x+1 इंटू 4x-3। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ओके, थैंक यू।